कल हमने ये समझा था कि किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, ऐसा हम समझ रहे थे। जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता था उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते थे और जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता था उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते थे। तो यही वाली रिएक्शन थी जिसमें हमने ये समझा था। तो जो KMnO4 था उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे थे और H2C2O4 इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे थे, क्योंकि KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से चल करके +2 पर चला जाता था। यानी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ये, यानी +7 से ये ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो इसको क्या बोलते थे, रिडक्शन बोलते थे। यानी कि ये कंपाउंड KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे हम तो +3 आता था और इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे तो +4 आता था। यहां पर अब देखो ये जो है यहां से लेकर के यहां तक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो H2C2O4 का इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी H2C2O4 को क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतना हमने ना कल पढ़ लिया था, इतना हमने कल समझा था। अब हम थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि KMnO4 का अगर रिडक्शन हो रहा है तो KMnO4 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी कंपाउंड जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और H2C2O4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2C2O4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो हमें ये निकालना है कि H2C2O4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और KMnO4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। ये हमें कैलकुलेशन करनी है। कभी भी कोई रिएक्शन दे दी गई हो, हमसे ये पूछा हो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बड़े आसानी से हम बता देते हैं। और अगर हमसे ये पूछा हो कि इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा एक बात याद रखो, सबसे पहले उस कंपाउंड को अलग लिख लो। जैसे KMnO4 के बारे में मुझे ये निकालना है कि इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो सबसे पहले मैं इसको अलग लिखूंगा। मैंने इसको अलग लिख लिया। अलग लिखने का कोई रूल नहीं है, कोई ये तरीका नहीं है बस अलग लिखने का कि साहब इसका कुछ यूज हो पाएगा। अलग लिखने का एक पर्पज है कि बस इस पर ध्यान जाता रहे कि भाई ठीक है हमने KMnO4 लिख लिया है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे। कौन से एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे, फर्स्ट ए नहीं देखना, सेकंड ए नहीं देखना, थर्ड ए नहीं देखना, हाइड्रोजन नहीं देखना, फ्लोरीन नहीं देखना, ऑक्सीजन नहीं देखना, बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना। यानी यहाँ किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, मैंगनीज का। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमने +7 लिख लिया। अब मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन नंबर हमें राइट साइड में भी निकालना होगा, वो हमने पहले ही निकाल लिया है यहाँ +2, तो वो भी लिख देते हैं। मैंगनीज +7 और मैंगनीज +2 इधर लिख दिया। मैं फिर बोलता हूँ, जब किसी कंपाउंड के बारे में ये पता करना हो कि इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, हमको क्या करना होगा, उस कंपाउंड को पहले हमको अलग लिखना होगा। अलग लिख करके उसमें एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी निकाल लेंगे और फिर प्रोडक्ट साइड में भी उसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। बस वो एटम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे उसके ऊपर। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीका बनाएंगे जिससे कि जल्दबाजी में हमसे कभी गलती ना हो। यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 लिखा है, या मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद
इस रिएक्शन में एप्रोप्रिएट साइड में हम इलेक्ट्रॉन के नंबर लिखेंगे। एप्रोप्रिएट साइड का मतलब क्या है, हम उस साइड में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे जिस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। +7 बड़ा है तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे यहाँ, डिफरेंस के बराबर। 7 और 2 का डिफरेंस कितना है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ पर। ऐसा लिख करके हम क्या कह रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हम ऐसा लिख करके ये समझ रहे हैं कि एक मैंगनीज एटम, एक Mn कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 5। बस ये हमको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लग गया है। तो ये आइडिया लग गया तो क्वेश्चन ही हो गया, हम क्या निकालना चाहते थे, हम ये निकालना चाहते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4, कि भैया KMnO4 का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन खा जाएगा वो। अब हमने क्या लिखा, ये रिएक्शन लिखी। इस रिएक्शन का क्या मतलब है, एक Mn कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो हमें ये नहीं निकालना था मैंगनीज कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, हमें ये निकालना था इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके एक मॉलिक्यूल में देखो कितने मैंगनीज एटम हैं, एक है, एक मैंगनीज एटम है। हमें कैसे पता, हाँ ये तो एक ही लिखा हुआ है ना, इसलिए हमें पता। फिर एक बात याद दिलाता हूँ, जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि वन मॉलिक्यूल AXBY कितने A एटम होते हैं, X कितने B एटम होते हैं, Y। मैं कहता था कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो और एक मॉलिक्यूल में ये निकालना हो कि एटम का नंबर कितना है, तो उस एटम का जो भी कोफिशिएंट होता है वो एक मॉलिक्यूल में नंबर बताता है। यानी कि 1 मॉलिक्यूल AXBY, X नंबर A एटम और Y नंबर B एटम, ऐसा लिखते थे हम लोग। वन मॉलिक्यूल में X नंबर A एटम, Y नंबर B एटम। अब फिर यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 कितना है, एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने मैंगनीज है, मैंगनीज का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो एक मॉलिक्यूल में कितने मैंगनीज है, 1 हो गया। अब बड़ा सिंपल हो गया, एक मैंगनीज एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 5। एक मॉलिक्यूल में कितने मैंगनीज एटम है, 1, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, कंज्यूम करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5। क्योंकि इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैंगनीज। एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक मॉलिक्यूल में एक मैंगनीज है, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 5। तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर हो गया 5। इसका आंसर हो गया 5। अब मैं H2C2O4 के बारे में भी H2C2O4 के बारे में भी यही कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। H2C2O4 के बारे में भी यही निकालना चाहता हूँ कि इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, देगा, रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये क्यों नहीं निकाल रहे ना, ये तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। क्यों, इसका क्या हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4 ये चाहिए। मैंने क्या कहा, जब जब ये चाहिए कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसको अलग लिख लेंगे जिससे उस पर ध्यान जाता रहे। अब क्या करेंगे, अब एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कार्बन का निकालूं, हाइड्रोजन का निकालूं, ऑक्सीजन किसका निकालूं, कार्बन का निकालूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल के ही नहीं देखना, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, कितना आएगा +3। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कल निकाल के देखा था, पिछले टर्न पर निकाल के देखा था। कार्बन कितना आएगा +3 राइट साइड में। अब राइट साइड में देखो कार्बन कहाँ है, ये है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, यहाँ कितना आएगा +4, यहाँ लिख दिया +4। अब एप्रोप्रिएट साइड में इलेक्ट्रॉन लिख लो। एप्रोप्रिएट साइड कौन सी है भैया, ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है और ये कम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर की साइड में हम इलेक्ट्रॉन लिखा करते थे। तो लिख लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये रिएक्शन हमको क्या समझा जाती है, ये रिएक्शन हमको क्या समझा देती है, एक कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, क्या ये पूछा था कि एक कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, नहीं ये नहीं पूछा था। ये पूछा था इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। एक कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2। यानी आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2। हो गया ये क्वेश्चन, यही पूछना चाहते थे कि इसका एक मॉलिक्यूल KMnO4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, H2C2O4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का। ये लिखा मैंने, ये रिएक्शन लिखी। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये पहचानेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हमको K2Cr2O7 और H2C2O4 इन दोनों में ये देखना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे करते थे, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेते थे बस। K2Cr2O7 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। पोटेशियम का क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना बेवकूफ़ी है। पोटेशियम इधर भी +1 होगा और पोटेशियम इधर भी +1 होगा। क्यों, पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 होता है। तो क्रोमियम का निकाल के देख लेते हैं, 2 × +1 2x 7 × -2 = 0, x = कितना आ गया +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। ठीक है, अब क्रोमियम का ही ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालना है, Cr2SO4 में निकालना है। अब Cr2SO4 में निकालना है तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, x। कितने Cr हैं, कितने क्रोमियम हैं, इसमें 2 हैं, तो क्या लिखेंगे 2x। अब देखा S का क्या लिखूं, S तो कोई फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर वाला एलिमेंट है नहीं, S का ऑक्सीडेशन नंबर खुद वेरिएबल होता है। भाई जब हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो x मान लेते हैं और बाकी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर उसमें रख देते हैं, फिर क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते रहते हैं।
अब जिसका हमने x माना है वो हमारे लिए अननोन होता है और बाकी एलिमेंट हमारे लिए नोन होते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू लिख देते हैं। अब बाकी एलिमेंट भी हमारे लिए अगर अननोन हो तब क्या करेंगे, तब तो हम फंस जाएंगे। मैंने तरीका बताया कि जिस एटम के लिए x माना हो, ठीक है, x निकालना है। अब अगर इसके अलावा भी, इस एटम के अलावा भी, जैसे क्रोमियम का x माना है तो क्रोमियम हमारे लिए अननोन है, इसके अलावा अगर कोई और एटम भी अननोन दिखता है, ये रहा सल्फर, ये भी अननोन है हमारे लिए, तब क्या इस मुसीबत से बचें कैसे? इस मुसीबत से बचने का तरीका ये है कि हम ये देखेंगे ये सल्फर एटम अब किससे जुड़ा है। सल्फर एटम अब किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है? 4 से जुड़ा है। तो मैं ये सोचूंगा एक S और 4 O, इनको मिलाकर के कहीं कोई एक मॉलिक्यूल तो नहीं बन रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा होगा तो हमारी जो समस्या है वो हल हो जाएगी, हमें तो इसका आंसर मिल जाएगा। मैं लिखता हूं, इसको अलग लिखता हूं, S और O4, ये क्या आया? SO4 आया। SO4 पर क्या होता है? -2 चार्ज होता है। हमें तो पता लग गया ये क्या है, ये तो एक मॉलिक्यूल है, इस पर तो कितना चार्ज होता है? -2। तो इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा? -2 लिख दूंगा। यानी क्या लिखूं? 2x + 3 × -2 = 0, x = कितना करूं? +3। यानी Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आएगा? +3 आएगा। और यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +6 था। मतलब Cr का क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। +6 से +3 में गए तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। जब यहां से यहां जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके बारे में जानना चाहते हैं, H2C2O4। तो H2C2O4 में किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखा जाएगा? कार्बन का। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 × +1 2x, 4 × -2 = 0, x = आएगा +3। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +3। अब दूसरे साइड में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखा जाएगा। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? +4। अभी थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे। CO2, तो CO2 में x + 2 × -2 = 0, x = +4। तो यहां से अगर यहां जाते हैं, यहां से अगर यहां जाते हैं, H2C2O4 से अगर CO2 पे जाते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, +3 से +4 में आ जाते हैं। यानी कि क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि H2C2O4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी H2C2O4 किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। H2C2O4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने इस रिएक्शन में ये पता कर लिया कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2C2O4 रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या करना है हमको? अब फिर वही बात, हमको ये निकालना है K2Cr2O7 का रिडक्शन हो रहा है तो K2Cr2O7 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। H2C2O4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2C2O4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये निकालना है कि K2Cr2O7 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और H2C2O4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ये कैलकुलेशन करनी है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr27 ये निकालना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4 ये निकालना है। तरीका क्या है, जब कभी किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल से ये जानना होता है कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए हैं, क्या करना पड़ता है, उस मॉलिक्यूल को अलग लिख लीजिए। सबसे पहले उसको अलग लिख लीजिए। तो मैं K2Cr2O7 को अलग लिखे देता हूं। फिर इसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। कौन से एटम का? Cr का। पोटेशियम नहीं निकालना, फर्स्ट ग्रुप का है। ऑक्सीजन नहीं निकालना है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। वो अभी निकाला था, कितना आया था? +6। तो मैंने लिख दिया Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6। और राइट साइड में भी Cr का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा। यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? +3 आया था, तो वो लिख दूंगा। ये लिख दिया Cr+3। बस मुझे इतना ही करना होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से ये जानना होता है कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो उसको अलग लिख देते हैं। अलग लिख दिया, फिर उसमें किसी एटम का, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं और उस एटम को लिख देते हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी। यानी इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था? क्रोमियम का। तो क्रोमियम लिख दिया, लेफ्ट साइड में भी लिख दिया, रिएक्टेंट साइड में भी, और प्रोडक्ट साइड में भी क्रोमियम लिख लिया हमने और उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। और फिर क्या करते हैं, जिधर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उधर डिफरेंस के बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। 6 और 3 में कितना अंतर है? 3 का अंतर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूंगा। अब ये क्या समझाता, यह क्या समझाता है हमको, या ये रिएक्शन हमें क्या समझा देती है? एक क्रोमियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 3 ले रहा है। बहुत बढ़िया। क्या ये निकालना था कि एक क्रोमियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? ना, ये नहीं निकालना था। क्या निकालना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड बाई 1 मॉलिक्यूल K2Cr27। इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम एटम है? 2। क्रोमियम का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम एटम है? 2। यानी इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा? 6। इसके मॉलिक्यूल में कौन सा एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है? क्रोमियम है। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसमें 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6। यानी इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 6। तो इसका आंसर क्या है? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2C2O4। मैंने कहा जब भी किसी के बारे में जानना हो कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहला काम क्या करते हैं? उस मॉलिक्यूल को अलग लिख देते हैं। अलग लिख दिया, लो भैया अलग लिख गया। अब भैया एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कौन से एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें? हाइड्रोजन का नहीं निकालेंगे, ऑक्सीजन का नहीं निकालेंगे, कार्बन का निकाल के देख लेंगे। निकाल के क्या देखें, ये तो पहले ही कर लिया था। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट +3। इधर भी लिख देते हैं कार्बन दूसरे साइड में, यानी प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कहाँ था? ये था CO2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था CO2 में? +4। अब क्या करना है? एप्रोप्रिएट साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। भैया एप्रोप्रिएट साइड कौन सी है? जिधर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो उधर इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देते हैं। यानी इधर क्या है? +3, इधर क्या है? +4। ज़्यादा तो ये है, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कितने जोड़ दूं इधर? डिफरेंस कितना है? 4 और 3 का डिफरेंस 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। लो भैया एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब रिएक्शन क्या समझा देती है? एक कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। वाह, बहुत बढ़िया। एक कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या ये सवाल था कि कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है? नहीं, ये सवाल ही नहीं था। इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है?
इसके एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? 2। एक कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 1। 2 कार्बन एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे? 2। बस आंसर आ गया 2। आंसर क्या होगा? 2। हमने ये सब कैलकुलेट कर दिया। ठीक। K2Cr2O7 क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। H2C2O4 क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट था। जब हम आगे चलेंगे ना, आगे पढ़ेंगे, तो एक टर्म आएगा, एक टर्म यह आएगा कि कंपाउंड का एन फैक्टर बताइए। आगे तक जब हम चलेंगे तो एक टर्म शुरू होगा कि कंपाउंड का एन फैक्टर बताइए। ठीक है, कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना सीख लेंगे। फिर इसमें भी एक टर्म और आएगा कि एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर क्या है, कैसे निकालेंगे? मैंने कहा आगे चल के एक टर्म आएगा, कंपाउंड का एन फैक्टर बताइए। अगर ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका एन फैक्टर निकालना होगा हमें कई बार। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तब भी एन फैक्टर निकालना होगा, खैर जब हम ये सब पढ़ेंगे तो अगर कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो पूछता है कि एन फैक्टर बताइए, तो इसके एन फैक्टर का यही मतलब होता है कि कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि भाई ये एन फैक्टर क्या आ गया है, वो सोचना नहीं है अभी कि एन फैक्टर क्या है। मैं तो आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूं कि भाई एन फैक्टर जैसा टर्म कुछ आने वाला है आगे को। हाँ, उसमें थोड़ी सी बात ये सिखाना चाहता हूं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर अगर पूछा है तो हमें क्या निकालना होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये उसका एन फैक्टर होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना होता है, हमें क्या बताना होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये निकालना होता है। यानी कि हमने K2Cr2O7 के लिए ये निकाला कि इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, क्या था? 6। ठीक है, 6 निकाला। ये 6 इसका एन फैक्टर भी है। अगर ये पूछा गया होता इसमें कि K2Cr2O7 का एन फैक्टर बताइए, तो हम लिख रहे होते 6। अगर हमसे ये पूछता कि H2C2O4 का एन फैक्टर बताइए, अगर हमसे ये पूछता कि H2C2O4 का एन फैक्टर बताइए, तो हम क्या लिख रहे होते? 2। ये एन फैक्टर क्या चक्कर है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है अभी। अगर कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है और उसने कहा भैया एन फैक्टर बताओ, तो इसका सीधा सीधा मतलब है उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं या उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यही उसका एन फैक्टर है। तो मैं आगे को जब क्वेश्चन बनाऊंगा कोई रिएक्शन लिखूंगा और कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट रहा तो मैं अब ये बोलूंगा कि एन फैक्टर बताइए। तो आपको क्या निकालना होगा? यही निकालना होगा जो कैलकुलेशन हम यहां कर रहे थे।
यानी क्या निकालना होगा, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ये कैलकुलेशन हमें करनी होगी। ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपाउंड, उसका एन फैक्टर पूछा गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है उसका एन फैक्टर पूछा गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी थी और मैंने पूछा था K2Cr27 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, H2C2O4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मैं ऐसे ना पूछता और मैं ऐसे पूछता कि भाई K2Cr27 का एन फैक्टर बताइए, तो मुझे निकालना तो यही था कि कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और कितना आ रहा था वो, ये हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है 6, और ये मैंने लिखा हुआ है एन फैक्टर ऑफ K2Cr27 6। फिर मैंने ये पूछा था कि H2C2O4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। मैं ऐसे नहीं पूछता, मैं कहता H2C2O4 का एन फैक्टर बताओ भाई, तो निकालना तो यही था कि कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और आंसर कितना आ रहा था वो 2। मैंने अभी लिखा था यहाँ पर 2, फिर लिख देता हूँ। इस दिए गए रिएक्शन में एन फैक्टर K2Cr27 6, एन फैक्टर ऑफ H2C2O4 2। तो आगे से मैं रिडॉक्स रिएक्शन लिखूंगा, मतलब ऐसी रिएक्शन लिखूंगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। मैं पूछूंगा इसका एन फैक्टर बताइए कंपाउंड का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर बताइए। तो आप क्या करेंगे, उसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब अगली रिएक्शन लिखता हूँ। ये मैंने एक रिएक्शन लिखी है, बताना ये है कि C2H6 और O2 में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बताना है। तो ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। C2H6 में भाई किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कार्बन का निकलेगा, हाइड्रोजन का तो निकालते नहीं है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेता हूं, 2X। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां आया -3। अब दूसरे साइड में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले लेते हैं। CO2 है यहां पर, अब दूसरे साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आया +4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +4 में चला गया। -3 से अगर +4 में चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन हो गया तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी C2H6 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। O2 के लिए देखना चाहते हैं तो O2 में O का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 0 है,
भाई इसका निकाल के क्या देखें, O तो O से जुड़ा है तो O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और इस साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ऐसे डायरेक्ट कैसे बता रहा हूं, देखो अब एक बात समझो, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मत कभी, इसको चेक करो कि ये O -2 में है या -1 में है। +1 में भी हो सकता है, +2 में भी हो सकता है, उसको क्यों ना चेक करें, मर्जी है आपकी, उसको चेक कर लो। लेकिन हमें मालूम है O+1 में कहाँ होता है, O+2 में कहाँ होता है, जब इसका दोस्त फ्लोरीन होता है, जब ये फ्लोरीन से जुड़ा रहता है तब +1 +2 में होगा। ये जो ऑक्सीजन है क्या ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है। हाँ वो मैं चेक कर लूँगा। तो क्या करना होगा हमें, जब जब O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, आप O का ऑक्सीडेशन नंबर मत निकालो, O के साथ में जो दूसरा एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद चेक करो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज में आया या नहीं। देखो CO2 है, O का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, नहीं निकालूंगा O का ऑक्सीडेशन नंबर, O के साथ जो लगा हुआ है कार्बन उसका निकालूंगा। कितना आया, +4। कितना आया ये, +4। ठीक है, आ गया +4। अब कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या होती है, लिखता हूं, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन किस ग्रुप में आता था, 4th A में आता था, 4th A में, 4 नंबर, ग्रुप नंबर -8, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता था। ग्रुप नंबर कितना है, 4 है, -8, 4 -8 -4, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, -4। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का क्या होता था, P ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर के बराबर। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या था, 4th A था, तो ग्रुप नंबर 4 -4 से +4, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 के बीच में रहेगा। ये कितना आया भैया, ये कितना आया, +4। +4 रेंज में आया, रेंज में आया। और इसका क्या मतलब है रेंज में आने का, इसका एक मतलब है कि जो ऑक्सीजन हमने -2 ले रखा है वो बिल्कुल सही है। हाँ अगर ये रेंज से बाहर आता तो हमारे सामने ये मैसेज आ जाता, हमारे पास ये मैसेज आ जाता कि ये ऑक्सीजन जो -2 में लिखा है यहां कुछ गड़बड़ है। जैसे हम परऑक्सी बॉन्ड चेक करते थे, बिल्कुल वही तरीका तो है। मतलब क्या, फिर बोलता हूं, अगर हम कभी O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, मत निकालो, O के साथ में जो मौजूद है उसका निकालो, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसके ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज में आया है तो समझ जाओ O-2 में है। जो आपने O-2 लेकर के ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है। यही तरीका होता है, कभी कंफ्यूज मत होइए। जैसे मुझे O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, नहीं निकालूंगा, कार्बन का निकालूंगा, निकाल के देखा, कार्बन का निकालूंगा तो O का कुछ मानना पड़ेगा, -2 मानो, -2 माना, कैलकुलेशन कर दी, +4 आ गया, मजा आ गया। +4 कहाँ है, रेंज में, सारी मुसीबतों से बच गए। जब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी रेंज में आ गया, मैं समझ गया कि O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 सही लिखा है मैंने, और मैं यहां लिखूंगा कि O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है, -2 है। अब बात यह आएगी कि भाई यहां पर तो O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिख लिया, O तो यहां भी है, यहां क्या है, यहां भी निकाल के देखो, क्योंकि जब ये चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और प्रोडक्ट साइड में भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। O का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में निकाला तो O2 में था तो 0 लिख दिया। O का ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में निकालेंगे तो 2 प्रोडक्ट हैं, CO2 और वाटर। लो भैया, CO2 और वाटर 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों में निकाल के देखो। CO2 में तो निकाल के देख लिया, वाटर में निकाल के देखो, अभी निकालते हैं वाटर में। O का निकालूं ना, O का क्यों निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे, निकालते हैं अभी। H2O
2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1। लो, ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर आया? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता कितना है? +1 ही होता है, तो बिल्कुल सही आया। O का -2 लिया, हाइड्रोजन बिल्कुल सही आया। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने -2 लिया है वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलो, यानी क्या हो गया? यहाँ भी O का -2 है, यहाँ भी O का -2 है। बहुत अच्छे, O -2 लिख दिया। अब देखो जरा क्या हो रहा है। ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। 0 से -2 में जाने का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना मतलब क्या है? रिडक्शन। और O2 क्या बोला जाएगा? जब रिडक्शन होगा तो O2 को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैं लिखे देता हूं। O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, अब देखो, अब हमको एक काम करना है, फिर हम उन्हीं चीज़ों पर वापस लौट के आ जाते हैं कि C2H6 रिड्यूसिंग एजेंट, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या चाहिए? तो मतलब की बात अब ये कि n फैक्टर ऑफ C2H6 ये चाहिए, n फैक्टर ऑफ O2 ये चाहिए। भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये n फैक्टर तो हम बता ही देते हैं। और देखो भैया, जो n फैक्टर पढ़ रहे हैं ना, ये n फैक्टर जो है केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं बहुत सारी केमिस्ट्री इस n फैक्टर से ही सिखाने वाला हूं आपको, बहुत सारी केमिस्ट्री। ये n फैक्टर से आपका 12th तक पीछा नहीं छूटेगा। मैं सारे कंपाउंड का n फैक्टर नहीं बता रहा हूं अभी, मैं सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर बता रहा हूं। ये n फैक्टर क्या मसला है, क्या बवाल है, ये होगा कुछ। मुझे तो अभी n फैक्टर निकालना समझना है, सो मैं समझ रहा हूं। ठीक है भैया, देखो अब सुनो, n फैक्टर पूछा C2H6 का। C2H6 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का n फैक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का 1 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये उसका n फैक्टर है। ठीक है, अभी निकाल के देखते हैं। निकालना क्या है बेसिकली? इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब हम ये देखते थे कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो हम क्या करते थे? उस कंपाउंड को अलग लिख लेते थे। अलग लिख देता हूं, C2H6 अलग लिख के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी। कौन से एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, ये तो हमें सिखाया गया। फर्स्ट ए ना निकालना, सेकंड ए ना निकालना, थर्ड ए ना निकालना, हाइड्रोजन ना निकालना, फ्लोरीन ना निकालना, ऑक्सीजन ना निकालना। क्या निकालना? कार्बन निकालना। फिर तो यहां हमको सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ाया है हमने, सब कुछ हमने सीखा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 2x 6 × +1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, निकालना तो क्या अभी तो हमने निकाल लिया था, तो निकाल के नहीं देख रहे, चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं फिर भी। -3 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर -3, और इस साइड में निकाला था कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो +4 -3 से जब +4 में गए तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब मुझे इस रिएक्शन में एप्रोप्रिएट साइड में इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं। एप्रोप्रिएट साइड कौन सी होती है? जिस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है उस साइड में इलेक्ट्रॉन लिख दिए जाते हैं। कितने? ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस के बराबर। यहाँ -3 है, यहाँ +4 है। अंतर कितना है इनमें? 7 का है। बड़े में से छोटा घटा देते हैं, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ये रिएक्शन क्या समझा जाती है हमको? ये रिएक्शन ये समझा जाती है कि एक कार्बन एटम 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम हैं? 2 हैं, तो इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा?
बहुत बढ़िया, 7 × 2 क्या 14, क्या है ये? तो ये क्या यूनिटरी मेथड होता है कि एक कार्बन इतने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, कितना आ गया 14। तो हमने लिख दिया n फैक्टर ऑफ C2H6 कितना 14। अब बात आती है n फैक्टर ऑफ O2 की। जब कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और n फैक्टर निकालना होता है, सबसे पहला काम उसको अलग लिखने का होता है। अलग लिखने से सिर्फ एक ही बात है कि उस पर बस ध्यान जाता रहे। तो लिख देता हूं मैं यहां पर O2, ठीक है, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा 0 इधर, दूसरे साइड में क्या था -2 था। ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, 0 और -2 में 0 है, तो इधर इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा कितना डिफरेंस के बराबर। डिफरेंस मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है, 0 में से इसे घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखे देता हूँ यहाँ। लो भैया 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक। अब समझ में आ गया एक ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2। क्या ये पूछा था कि एक ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? ना, पूछा क्या था n फैक्टर O2। क्या मतलब था? O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चेक कर लिया था हमने ऐसे ही। तो क्या निकालना था, O2 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, O2 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये निकालना था। एक ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2। O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, O का कोएफिशिएंट 2 है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4। n फैक्टर क्या हुआ O2 का, 4। यहां लिख देता हूं O2 का n फैक्टर 4, ठीक। अब इसके बाद फिर ऐसा ही एक अगला एग्जांपल देता हूं, रिएक्शन लिखूंगा, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, उनके n फैक्टर बताइए। ऐसा एग्जांपल फिर देता हूं, मैंने ये रिएक्शन लिखी है, N2H4 + Cl2 HCl और N2, ऐसा मैंने लिखा। अब सबसे पहला सवाल यही है, N2H4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है वो बताइए, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है वो बताइए। बड़ा आसान है, चेक कर लेते हैं। N2H4 के बारे में जानना है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना पड़ेगा। N2H4 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x माने लेता हूँ, तो 2x, 2 नाइट्रोजन इसलिए 4 × हाइड्रोजन कितना होता है +1 = 0, x = कितना आ गया -2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ -2। दूसरे साइड में देखता हूँ नाइट्रोजन ये रहा, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब क्या निकालें इसको, अब तो बहुत सीख गए हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ही जुड़ा है तो काहे की कैलकुलेशन करें, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0। जब कोई एटम अपने ही जैसे एटम से जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 लिखे देता हूं डायरेक्ट, इधर दूसरे साइड में नाइट्रोजन 0 है। अब देखो यहाँ क्या था -2 था और यहाँ क्या था x = 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0। -2 से 0 में चले गए, घट गया या बढ़ गया, बढ़ गया। -2 से 0 में चले गए, बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। क्या हो गया, वही जानी पहचानी बात, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मैं कहता हूं कि N2H4 का ऑक्सीडेशन हो गया, तो N2H4 किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मैं लिखे भी देता हूं, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ N2H4 बिकॉज नाइट्रोजन -2 से नाइट्रोजन 0 में जा रहा है। Cl2 के लिए चेक करना है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0। डायरेक्ट लिख देंगे, Cl से जुड़ा हुआ है, तो Cl2 के लिए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0। दूसरे साइड में देखिए Cl कहाँ है, ये रहा। यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, निकालूं क्या, ना निकालूं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने कहा जब जब किसी कंपाउंड के फॉर्मूले में हैलोजन अगर आखिर में लिखा हुआ हो तो इसको हैलाइड कहते हैं,
और हैलाइड जब जब आता है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ लिखा मैंने HCl है दूसरे साइड में और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, -1 यानी X की वैल्यू -1 है, यानी 0 से -1 में आ गए हैं, 0 से -1 में आ गए हैं। क्या हुआ, घट गया या बढ़ गया? घट गया, 0 से -1 में जाना घट गया, यानी HCl का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगर Cl2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगर रिडक्शन हुआ है तो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी Cl2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। Cl2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, मैं फिर से लिख देता हूं, देयर इज रिडक्शन ऑफ Cl2 of Cl2, there is reduction of Cl2 because Cl 0 से Cl -1 में जा रहा था। ये तो मैंने पता कर लिया कि N2H4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और Cl2 क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि N2H4 का N फैक्टर क्या है, Cl2 का N फैक्टर क्या है। ये पता करना है मुझे कि N2H4 का N फैक्टर क्या है, Cl2 का N फैक्टर क्या है। बहुत आसान, निकालना क्या है, क्या N2H4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ है? हाँ बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या निकालना है, N2H4 का एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ N2H4। निकाले लेते हैं अभी। जब हम ये निकालते थे किसी मॉलिक्यूल से कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको अलग लिखते थे। इसको अलग लिखा, फिर हम क्या करते थे, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते थे। कौन से एटम का, जिसका निकाल के देखना चाहिए, किसका निकाल के देखना चाहिए। तो ऐसे सोचते हैं किसका निकाल के नहीं देखना चाहिए, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए HOF, इनका नहीं देखते, बाकी सबका देखते हैं। तो यहाँ किसका निकाल के देखेंगे, नाइट्रोजन का निकाल के देखेंगे। वो हमने अभी निकाला था, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, -2, और दूसरे साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, 0। और ऐसा लिख करके हम फिर ये निकाला करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट साइड में लिखना होता है। अप्रोप्रिएट साइड कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन उधर लिखने होते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है। ज़्यादा कौन सा है, ये है। और इधर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे कितने डिफरेंस के बराबर, 0 में से -2 घटाइए तो 2 आएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये रिएक्शन हमको क्या बताती है, क्या समझाती है, ये रिएक्शन हमें समझाती है एक नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, रिलीज करता है। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नाइट्रोजन एटम है, 2, तो इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 4। एक नाइट्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 4। यानी N फैक्टर ऑफ N2H4 कितना हो गया, 4। ये हो गया 4। N फैक्टर ऑफ Cl2 निकालें, अलग लिख लेते हैं। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस साइड में हमने निकाल के देखा था। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे साइड में HCl था, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हुआ, -1 था, हमने निकाल के देखा था Cl-। अब 0 और -1 में, 0 और -1 में बड़ा कौन है, 0,
तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, डिफरेंस के बराबर 0 और -1 का डिफरेंस क्या हुआ, बड़े में से छोटे को घटाइए, 0 से -1 घटाइए, 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, एक Cl एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, एक Cl एटम कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, एक मॉलिक्यूल में कितने Cl एटम हैं, 2, तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने, 2, तो एन फैक्टर Cl2 का कितना हो गया, Cl2 का एन फैक्टर कितना हो गया, 2, ये 2 आ गया। ठीक है, हमने ये भी समझा इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और इन दोनों के हमने एन फैक्टर भी निकाल लिए। ठीक है बच्चों, आज की बात इतनी ही है, अब अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा।